जीएस ओशियन एकेडमी। जीएस ओशियन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत, अभिनंदन है। अपने 38वें टेस्ट के साथ फिर उपस्थित हुए हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल द्वारा अच्छे कंटेंट प्रदान किए जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई की बातें की जाती हैं। चैनल छोटा ज़रूर है, लेकिन इसके कंटेंट आप देखिएगा, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो देर न करते हुए अपने जीएस ओशियन एकेडमी को स्टार्ट करते हैं। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा कि आगे आने वाला टेस्ट सीरीज़ या जो भी वीडियो दिया जाए आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न, निम्न में से किसने वह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया जिसमें कठियावाड़ में एक बृहद कृत्रिम झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, कनिष्क, नहपान या रुद्रदामन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रुद्रदामा या रुद्रदामन। तो सॉरी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये बृहद कृत्रिम झील जो है, इसका नाम था सुदर्शन झील। क्या नाम था? सुदर्शन झील। इस सुदर्शन झील से 3 जो है शासक रिलेटेड हैं। पहले आपके जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे जो शासक इससे रिलेटेड थे वो थे सम्राट अशोक, और तीसरे जो हैं वो आपके रुद्रदामन हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन, इन तीनों से जो है सुदर्शन झील या बृहद कृत्रिम झील जो है रिलेटेड है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल हुआ करते थे, जिनका नाम था पुष्यगुप्त। इसी पुष्यगुप्त ने इस सुदर्शन झील का जो है निर्माण कराया था। बाद में अशोक के जो राज्यपाल थे, जिनका नाम था तुशास्य, इस तुशास्य ने इस बृहद कृत्रिम झील से जो है एक नहर बनवाया, और इसका जीर्णोद्धार जो है तीसरे शासक जो है रुद्रदामन ने कराया, इसको जीर्णोद्धार कराया। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न, ई चिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? पुरुषपुर में, मृगशिख वन में, तक्षशिला में या लुम्बिनी वन में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चीनी यात्री ई चिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने चीनी बौद्ध यात्रियों के निवास के लिए मृगशिख वन में एक विहार का निर्माण करवाया था, और इसका खर्च चलाने के लिए उन्होंने 24 गांव प्रदान किए थे। इस 24 गांव से जो भी कर मिलता था उसका उपयोग जो है इसके लिए किया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखिए, गंज ए सवाई क्या था या क्या थी? ऑप्शन ए, एक पांडुलिपि जिसमें सवाई जय सिंह के खगोलीय परीक्षण सम्मिलित थे। बी, सवाई माधोपुर शहर का प्रमुख बाजार। सी, औरंगजेब की बड़ी तोप से सज्जित जलपोत। डी, सूरत के समीप सबसे महत्वपूर्ण सीमा शुल्क चौकी। तो आपको बताना है कि ये गज ए सवाई था क्या। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब की एक बड़ी जलपोत जो थी, जिसमें तोप से वो पूरा सज्जित था, वही था आपका गज ए सवाई, जिसमें 80 तोपों का बेड़ा हुआ करता था, और ये युद्ध के समय में इनका उपयोग औरंगजेब करता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? आपको बताना है, ए है अरण्यक, बी है कल्पसूत्र, सी है निरुक्त, डी है शूलसूत्र। इन चारों में से आपको बताना है किसमें जो है गणित का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो वो है आपका ऑप्शन डी, शूलसूत्र में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके जो है सूची वाला है, जिसमें आपको मिलान करना है। और इसमें दिया है एक तरफ सूची में कुछ नाम दिए गए हैं, जिनको आपको दूसरे में वो किस पद पे है, उनसे क्या रिलेटेड है, ये मिलाना है। जैसे आयंगर, कर्णम, मड़ियम और तलरियार। इधर है ग्रामीण सेवक थे, पुलिस का सिपाही या लेखपाल या प्रधान। तो इसको आपको मिलाना है, तो हम इसको देख लेते हैं। पहला जो है आयंगर जो है, ये जो है ग्रामीण सेवक हुआ करते थे। आयंगर कौन हुआ करते थे? ग्रामीण सेवक होते थे। कर्णम क्या थे? लेखपाल थे। क्या थे? लेखपाल थे। सी मड़ियम क्या थे? मड़ियम जो है प्रधान हुआ करते थे। प्रधान जो है मड़ियम के रूप में जाने जाते थे। और तलईर यारी जो है, ये पुलिस के सिपाही थे। तो इस प्रकार से इसका जो है कूट देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कूट सही है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सही है। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किस एक मंदिर में रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? मदुरै, मामल्लपुरम, सोमनाथपुर या श्री रंगम। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्री रंगम। इसका सही जवाब है श्री रंगम। रामानुजम का जो जन्म है 1016-17 ईस्वी में हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है कांचीपुरम में हुई थी। कांचीपुरम में हुई थी। और त्रिचन्नापल्ली के निकट जो है ये श्रीरंगम था। और इसी त्रिचन्नापल्ली के निकट जो श्रीरंगम था, उसी में जो है रामानुज जो है शिक्षण कार्य करते थे। और ये जो है आपके वैष्णव धर्म से संबंधित थे। किस धर्म से संबंधित थे रामानुज? वैष्णव धर्म से संबंधित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ए राजस्व संग्रह, बी शाही खजाने की देखभाल, सी विदेशी व्यापार का लेखा जोखा रखना, या डी शाही पत्र व्यवहार हेतु लेखक का कार्य करना। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्व का संग्रह। अकबर के समय जो है करोड़ी नामक, करोड़ी याद रखे रहिएगा, इसका नाम था करोड़ी नामक भू राजस्व कर अधिकारी थे, जिसे कृषि उत्पाद पर भू राजस्व के रूप में 1 करोड़ दाम वसूल करना था। कितना वसूल करना था? 1 करोड़ दाम। 1 करोड़ दाम वसूलते थे, इसलिए इनको जो है करोड़ी कहा गया है। और इस वर्तमान समय में 1 करोड़ दाम का जो मूल्य होता है वो 2.5 लाख रुपए के बराबर होता है। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कि सिंधु सभ्यता के निवासियों के पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार के संबंधों के निर्विवाद साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सी निर्यात वस्तु नहीं थी? सिंधु सभ्यता के लोग जो है पश्चिमी एशिया से आयात निर्यात करते थे, और ख़ासतौर से निर्यात में कौन सा ऐसा सामान था जो वो निर्यात नहीं करते थे? ऑप्शन ए मयूर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी का दांत, और या ऑप्शन डी मोती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है घोड़ा का निर्यात नहीं करते थे, बाकी मयूर का, हाथी का, मोती का, साथ में तांबा और कपास और कपड़े, इसका निर्यात जो है सिंधु सभ्यता के लोग पश्चिमी एशिया के देशों को करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्योंकि घोड़ा जो है की अस्थियां प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता में, सुरकोटदा में, लेकिन इनका निर्यात का साक्ष्य जो है प्राप्त नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कूट वाला है। ध्यान से देखिए कि इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन से दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृति से संबद्ध है? किससे? महापाषाण कालीन दक्षिणी भारत के से संबद्ध है। पहला गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधान, दूसरा काले और लाल मृदभंडों का प्रयोग, तीसरा आहत सिक्कों का प्रयोग, या चौथा नगरी बस्तियां। इसमें से आपको कूट बताना है कि केवल एक सही है, 1 व 2 सही है, 2 और 3 सही है, या केवल 4 सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। यानी कि गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधान और काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग, ये महापाषाण कालीन संस्कृति से संबद्ध है दक्षिण भारत के, जबकि आहत सिक्कों का प्रयोग और नगरी बस्तियां महापाषाण कालीन से संबंधित
नहीं है। इसका कारण है कि नगरी बस्तियां जो है छठी सदी, कब, छठी सदी बीसी से मिलने लगती हैं, और इसका जो है परिशिष्ट पर्वन में इसका उल्लेख भी है, इसका जो है उल्लेख भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये भी कूट वाला है। इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। ए जीवाश्म, दूसरा हाथी का कुल्हाड़ी, तीसरा मृदभांड या अस्थि अवशेष। यानी प्रागैतिहासिक काल में कौन सा स्रोत जो है हम का उपयोग हम जो है संस्कृति को पहचानने में करते हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो इसका कूट दिया है 1 व 2, 1, 2 व 3 सही है, 1, 2 व 4 सही है, 1, 3 व 4 सही है, या 2, 3 व 4 सही है। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1, 2 व 3 सही है। यानी प्रागैतिहासिक काल में जो स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है वो है आपका जीवाश्म, दूसरा है हाथ की कुल्हाड़ी, और तीसरा है मृतभांड। अस्थि अवशेष जो है नहीं है, क्योंकि अस्थि का जो है अवशेष ऐतिहासिक स्रोत मिला जरूर है, लेकिन इसका ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध ये नहीं है, इनको मान्यता नहीं दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये भी कथन वाला प्रश्न है। इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना होता है। तो हमारा प्रश्न है कि जाति प्रथा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला, शुद्धता, आनुवंशिकता, विवाह तथा भोज्य पदार्थ जाति प्रथा के आधारभूत लक्षण है। दूसरा, धर्म अर्थ काम के संदर्भ में धर्म का अर्थ है जाति नियमों का शास्त्रानुधारित होना। तीसरा, अनिर्वसित का अर्थ है वर्णसंकर। चौथा, जातियों के प्रचुर भवन की प्रक्रिया का वर्णन पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें कौन सा कथन सही है। 1, 2 व 3, 2 व 3, 3 व 4, 2 व 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत है। क्योंकि गलत इसलिए है कि जो पुरुष सूक्त है ये सिर्फ 4 वर्णों के बारे में बताता है, 4 वर्णों के बारे में बताता है, न कि जाति के बारे में, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कि पंजाब में बंदा बहादुर के विद्रोह का कारण क्या था। ए, मुगल अधिकारियों द्वारा किसानों का शोषण। बी, मुगलों द्वारा सिखों के धार्मिक उत्पीड़न। सी, बंदा बहादुर की महत्वाकांक्षाएं। या डी, कराधान राजस्व की अधिकता। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुगलों द्वारा सिखों का जो धार्मिक उत्पीड़न किया जा रहा था उसी के लिए जो है पंजाब के बंदा बहादुर ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, कि निम्न में से कौन से कथन जो मुगल कालीन व्यापार वाणिज्य से संबंधित है सही नहीं है। इसमें कौन सा गलत है इसको आपको बताना है। पहला, ये मुगल काल की बात हो रही है। पहला, सर्राफ हुंडी में व्यापार करते थे तथा अत्यधिक धन अर्जन करते थे। दूसरा, मीर जुमला तथा शाइस्ता खां ने आयातित वस्तुओं पर एकाधिकार कर लिया था। सी, मुर्शिदाबाद में जगत सेठ द्वारा कई देशों के साथ व्यापार किया जाता था तथा अधिक धन अर्जन किया जाता था। डी, बीरजी बोहरा ने सूरत बाजार पर दबदबा बना लिया था तथा अपने कार्यालय अहमदाबाद, आगरा तथा भारत के अन्य व्यापारिक केंद्रों को स्थापित कर लिए थे। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा जो सही नहीं है, यानी ये सही है, ये शराब हुंडी में व्यापार करते थे मुगल कालीन के लोग। दूसरा, ये मीर जुमला और शाइस्ता खां ये भी सही है, इनका आयातित वस्तुओं पर पूर्ण रूप से एक अधिकार था। साथ में बीर जी बोहरा ने सूरत बाजार पर दबदबा बना लिया था, ये भी सही है, यानी गलत कौन सा है आपका सी। इसलिए इसमें जो सही आंसर होगा इसमें सी लगाना है आपको। ये मुर्शिदाबाद जगत सेठ द्वारा कई देशों से व्यापार किया जाता था। ये मुर्शिदाबाद और जगत सेठ ये किसके शासनकाल में थे, अगर आपको याद हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है सूची से रिलेटेड है कि कौन सा वर्ष किस अधिनियम से रिलेटेड है, इसमें आपको बताना है। जिसमें एक तरफ वर्ष दिया है 1921, 1922, 1938, 1939, दूसरे तरफ उसके अधिनियम दिए हैं। बम्बई लघु संपत्ति धारक राहत अधिनियम, दूसरा यूपी काश्तकारी अधिनियम, तीसरा अवध किसान किराया अधिनियम और डी
चौथा आगरा काश्तकारी अधिनियम। तो इसको आपको कोरिलेट करना है कि इसमें कौन से जो है किस वर्ष में ये जो है नियम लगे थे। तो एक बार देख लीजिए इसको, और उसके बाद आपको ABCD में मिलान करना है। तो इसको यहीं पे हम कोरिलेट करते हैं। 1921 जो है ये आपका अवध किसान अधिनियम से रिलेट है। 1921 1922 जो है आपका आगरा काश्तकारी अधिनियम से रिलेटेड है। 1938 ये बम्बई लघु संपत्ति धारक राहत अधिनियम से रिलेटेड है। और 1939 ये जो है यूपी काश्तकारी अधिनियम से रिलेटेड है। यानी 1921 अवध, 1922 आगरा, 1938 बम्बई और 1939 यूपी काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, इसको आगे कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको कूट दिया है, इस कूट में जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा जो है कोरिलेट करना है कि किससे कौन रिलेटेड है। इसमें एक तरफ दिया है आपके भारत विद्याविद, जो आपके जो है विद्या के विद हैं, और एक तरफ दिया है आपके संस्थान, कौन किस संस्थान से रिलेट करता है। एक तरफ है विलियम जोन्स, मार्टिमर व्हीलर, कॉलिन मैकेंजी, HD संकालिया, और संस्थान है भारतीय सर्वेक्षण, दक्कन कॉलेज, एशियाटिक सोसाइटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो इसको हम कोरिलेट करते हैं कि विलियम जोन्स को आप जानते हैं कि विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी से रिलेटेड हैं। मार्टिमर व्हीलर जो है ये दक्कन कॉलेज के संस्थापकों में से एक थे। कॉलिन मैकेंजी जो है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग से संबंधित हैं। और HD संकालिया जो है भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के मेयर थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं।